Governance under Mughal Empire. Governance means how Mughals ruled over our country. Which type of ruler they are, which type of military they have. So all these things are included in governance under Mughal Empire. Firstly, the topic is administration. In administration, we have seen that they established a uniform system of administration. They unite the entire political system of the country. Before Mughals, there were different kingdoms of different Rajput kings or Afghan kings. But Mughal managed to unite the whole country. They ruled with the uniform system that was made up with the rules of or the policies of Mughals as well as Indian system. It means they used both system to rule over our country, Indian and Persian system. Here also the king was the powerful. He has supreme powers and they believed in the power of king, the supreme authority of king. King had a strong army and efficient ministers to do the administrative work. The whole empire was divided into subas and these subas were governed by subedars. Diwan was the collector of revenue and Kotwal works like the police of today's time. You can say Kotwal was the inspector of that time. He looked after the law and order in the city. Akbar introduced Mansabdari system. It means the administrative system was based on hierarchical system, ranking system, different ranks. The Mansabdars were responsible for civil and military administration. मुगल्स ने पूरी कंट्री को यूनाइट करा, एक यूनिटी बनाकर रखी पूरी कंट्री में. सिंगल मुगल्स का ही रूल था. मुगल्स से पहले तक डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड थी पूरी कंट्री. डिफरेंट किंग्स रूल कर रहे थे. समवेयर द रूल ऑफ अफगान्स एंड इन समवेयर राजपूत रूल्ड ओवर द कंट्री. बट मुगल्स के आने के बाद पूरी कंट्री, entire country came under the control of Mughals. उन्होंने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया. मनसबदारी सिस्टम मीन्स रैंकिंग सिस्टम के हायर पोजीशन पर कोई हो रहा है, उसके अंडर दूसरा पर्सन, देन सम अदर सबऑर्डिनेट्स. तो वो हायर से लोअर पोजीशन तक की रैंकिंग उन्होंने एस्टैब्लिश की. और जो मनसबदार थे वो पूरी एरिया का सिविल वर्क भी करते थे और मिलिट्री वर्क भी करते थे. ओके. और मुगल्स का जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इंडियन और पर्शियन दोनों का मिक्सचर था. पर्शियन मीन्स कि जहाँ से वो खुद बिलोंग करते थे उस एरिया का इम्पैक्ट था. साथ ही इंडिया में क्योंकि वो वर्क कर रहे थे तो इंडियन सिस्टम को भी उन्होंने अडॉप्ट किया. किंग बहुत पावरफुल थे और उसके पास मिलिट्री पावर थी और आर्मी थी और साथ ही मिनिस्टर्स थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे वर्किंग के लिए. और पूरा एम्पायर सूबाज में डिवाइडेड था और हर सूबे का एक हेड था, उसको सूबेदार बोला जाता था. लैंड रेवेन्यू जो टैक्सेस हैं वो कौन कलेक्ट करता था? दीवान कलेक्ट करता था लैंड रेवेन्यू. और कोतवाल, जैसे आजकल हम पुलिस की बात करते हैं या इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कोतवाल वो वर्क करता था. पूरी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कोतवाल का था. सोसाइटी एंड इकोनॉमी. सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, टू लेवल्स में डिवाइडेड थी. एक थे हाई ऑफिशियल्स और दूसरे थे जो विलेजेस में रह रहे थे और जो पुअर पर्सन्स थे, कॉमन पर्सन्स थे वो. ओके. तो टू लेवल्स में फर्स्ट थे
nobility and the high officials formed the upper class. They lived in a luxury life. वो बहुत ही luxurious life, बहुत आराम से, ऐशो आराम से, बहुत अमीरों वाली लाइफ को वो यूज़ कर रहे थे, लिव कर रहे थे. एंड लोअर क्लासेस एग्रीकल्चरल वर्क कर रही थी, और लोग जो वर्क होते हैं स्लेवरी का वर्क या स्मॉल ट्रेडर्स इस तरह का वर्क कर रहे थे. ओके, और जो लोअर क्लास थी उनकी लाइफ, they lived a miserable life, and main source of state income was the land revenue, which was fixed at 1/3 of the produce. Total produce का third part 3 parts में divide कर दिया, और 1 part from the 3 parts, 1/3 of the whole production land revenue था. Okay, and this state land was known as खलीसा. जो लैंड एरिया था उसको खलीसा बोला जाता था. एंड इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, बिकॉज एट दैट टाइम एशियन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग वर्क. सो फ्रॉम आवर कंट्री द गुड्स एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्रीज. ओके, और कौन से पार्ट्स में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप and many other foreign companies like Portuguese, Dutch, English. These were involved in trading work. Britishers came to India, and French and Dutch, Portuguese came to India in the time period of Mughals. And Mughal emperors encouraged trade work. For that, they built sarais. It means hotels, hotel type area where the traders can stay, और roads कंस्ट्रक्ट करवाई so that ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो सके. ओके, तो इस टाइप के वर्क मुगल एम्परर्स ने करवाए टू एनकरेज ट्रेड. द नेक्स्ट इज रिलीजन. देयर वर 2 मेन रिलीजन, इस्लाम एंड हिंदुइज्म. ओके, द मुगल एम्परर्स वर द फॉलोअर ऑफ Islam. Akbar was the first Mughal ruler who was belief in all the religion, who had the belief in all religion, and he had religious tolerance. He started Deen-e-Ilahi, and in that he included all the good points of all religions. He set up a hall for worship that is called Ibadat Khana, and उस हॉल में एक मीटिंग की जाती थी of all the heads of head of other religions. Okay, Shahjahan was also tolerant towards other religions, but Aurangzeb was a staunch Muslim. औरंगज़ेब वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम. वो एक कट्टर मुस्लिम था, वो दूसरे रिलीजन्स के साथ टॉलरेट नहीं था. ही फोर्स्ड हिंदूज टू फॉलो इस्लाम. ही इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज. सो व्हाट इज जजिया? जजिया वॉज अ टैक्स दैट वॉज लेविड ऑन नॉन मुस्लिम. जितने भी नॉन मुस्लिम थे उन सब पर जजिया लगाया जाता था. तो औरंगज़ेब ने हिंदूज पर जजिया इम्पोज किया. एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिसी, रिलीजियस इनटॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, इट वीकन्स द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर. सो मेनली society was divided into 2 parts, Islam and non-Islam. Okay, literature and art and architecture. All great work of Sanskrit were translated into Arabic. जितने भी संस्कृत के ग्रेट वर्क्स थे उन सबको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और बाबरनामा, अकबरनामा, आयना अकबरी, ये सब भी रिटन किए गए, उस टाइम पर राइट किए गए. ओके, दीज ऑल बुक्स वर रिटन इन दैट पीरियड. Jahangir was a scholar of Persian language, and he wrote
तुज़के बाबरी, जहांगीर ने खुद से तुज़के बाबरी लिखी। मुगल rule was a golden period of music. We all know about Tansen. Tansen was the gem of Akbar. He was one of the 9 gems of Akbar court. He was a great musician. Mughals also built many buildings like Jama Masjid and Fatehpur Sikri, Buland Darwaza, Humayun Tomb. Shah Jahan's built many other buildings, Red Fort, Taj Mahal. So, Mughal emperor believe in art and architecture. They like that things. So, Mughals built fine specimen of art and architecture. Shah Jahan is known as engineer emperor. He built Red Fort, Jama Masjid, Taj Mahal. But Aurangzeb did not favor all these useless expenses. तो वो फेवर में नहीं था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के या पेंटिंग्स और गार्डन्स के. ओके, Jahangir himself was a painter and literature, music, painting all were at the top during the Mughal Empire. Decline of Mughal Empire. Mughal Empire declined due to the intolerance policies of Aurangzeb. Aurangzeb's policies turned the Rajputs against him. He always engaged with wars with the Rajputs, Jat, Sikh, and these wars helped in the decline of Mughal Empire. The successor of Aurangzeb were also not so much strong. They were weak and inefficient. This also provided an invitation for the rebels and foreign invasions. The officials of Aurangzeb were corrupt and there were heavy burden of land revenue. जो उसके ऑफिशियल्स थे वो भी करप्ट थे और वो भी हैवी लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था लोगों को, इसलिए भी पीजेंट्स ने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था. उसके सक्सेसर्स वीक थे, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग इन्वेडर्स आ रहे थे उन्हें स्टॉप करने में, उन्हें रोकने में फेल रहे, अनसक्सेसफुल रहे. सो दीज वर द मेन पॉइंट्स of the decline of Mughal Empire. The Europeans were the rising power in the world at that time and they just watched all these things and they tried to control over the internal administration, trade and territories of Mughal Empire, and they successful in this and they made the Mughal emperors the puppet of their hands. Aurangzeb remained in Deccan for almost 20 years, which gave an opportunity to governors to establish independent states. औरंगजेब 20 years तक, जब तक शाहजहां आगरा में था तब तक औरंगजेब डेक्कन एरिया में वर्क कर रहा था और ये ऑलमोस्ट 20 years थे जो औरंगजेब डेक्कन में वर्क किया और इससे अलग अलग एरियाज़ के गवर्नर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना इंडिपेंडेंट एरिया एस्टैब्लिश कर सके, अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश कर सके. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कि सक्सेसर वीक थे, ऑफिशियल्स करप्ट थे, औरंगजेब की रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसीज़ थी. ओके, और मुगल्स का कोई सक्सेशन का रूल नहीं था. इट मीन्स कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग जो उसके सन थे, दे इन्वॉल्व्ड इन वॉर ऑफ सक्सेशन.
वो एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व हो जाते थे और नॉबल्स मनसबदार वो ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे उनसे बिकॉज द सक्सेसर्स वर वीक एंड दे एस्टैब्लिश देयर ऑन इंडिपेंडेंट किंगडम्स। यूरोपियंस ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा डिसिप्लिन थे एंड मुगल एम्परर्स उनके पपेट्स बनते जा रहे थे ड्यू टू देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। और औरंगज़ेब 20 ईयर्स तक डेक्कन एरिया में रहे और उसके बाद अपॉर्चुनिटी किसके हाथ में आ गई? गवर्नर्स, डिफरेंट एरिया के गवर्नर्स के हाथ में आ गई, जिससे वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश करने लगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर 15। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा सब। सो रिवाइज दिस फॉर योर टेस्ट एंड एग्जाम्स। Thank you and have a nice day.